तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए बीटीटीएस के न्यू नावल में। तो ये नावल बहुत अच्छा है, इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो तब बताना आगे, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ड्यूकी कॉन्टिनेंट का, मतलब ड्यूकी कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दो सम्राटों के बीच हुए महान युद्ध के बीते हुए 1 वर्ष हो चुका था। ड्यूई कॉन्टिनेंट के जियामा एम्पायर के भीतर स्थित वुटान सिटी अब पहले से भी अधिक प्रसिद्ध और पवित्र स्थान बन चुका था। जियामा एम्पायर जियामा एम्पायर के लोगों के लिए यह शहर किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं था, क्योंकि यही जियो क्लैन का मुख्यालय था। वही जियो क्लैन जिसका नेतृत्व स्वयं महान यान एम्परर जियो यान कर रहे थे। वुटान सिटी के मध्य में एक विशाल और भव्य हवेली खड़ी थी। उसकी ऊंची दीवारों और प्राचीन संरचना से एक शक्तिशाली और गर्ममय आबोह चारों दिशाओं में फैल रही थी, मानो वह हवेली स्वयं अपने भीतर छिपी सत्य का मौन ऐलान कर रही हो। हवेली के भीतर एक शांत घास का मैदान था। उस घास पर एक युवक आराम से लेटा हुआ था। उसके होठों पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान थी। दोनों हाथ सिर के पीछे टिके हुए थे और वह शांत दोपहर की धूप का आनंद ले रहा था। उस युवक के पास एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी। उसने हल्के नीले रंग की रेशमी वस्त्र पहन रखा था। उसकी पतली और कोमल उंगलियां कुशलता और एक फल को छील रही थी अत्यंत कुशलता से एक फल को छील रही थी। जैसे ही उसने फल का टुकड़ा तैयार किया, वह धीरे से झुककर उसे युवक के होठों तक ले गई। युवक ने मुस्कुराते हुए वह टुकड़ा खा लिया। जैसे ही युवती उठने लगी, अचानक एक मजबूत हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपट गया। एक हल्की चीख के साथ वह युवती सीधे युवक की बाहों में खींच गई। अगले ही पल युवक ने उसके गुलाबी गाल पर एक जोरदार चुम्बन दिया। युवती का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने कुछ क्षणों तक हल्के से छटपटाकर विरोध करने की कोशिश की, पर अंततः हार मानकर वह शांत हो गई और युवक की बाहों में ही रहने लगी। युवक ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। यूनर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने धीरे से कहा और अपना चेहरा उसके सुगंधित बालों में छिपा लिया। उसके बालों से आती हल्की खुशबू उसे पूरी तरह मोहित कर रही थी। उसके मन में एक ही विचार था, इस स्त्री की रक्षा वह जीवन भर करेगा। यूनर ने हल्के आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा। क्या हुआ ब्रदर जियोयान, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। जियोयान कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, मैं सोच रहा था कि क्या हमें एक और बच्चा करना चाहिए। यह सुनते ही यूनर का चेहरा लाल हो गया। क्या जियावर नहीं है? वह सचमुच हैरान थी। वह भी मां बनने का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन जियावर की प्यारी याद भी उसके मन में आ गई। जियोयान ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, वह छोटी लड़की तो हर समय टीचर के पीछे पीछे घूमती रहती है। मुझे लगता है कि उसने तो अपने पिता को लगभग भुला ही लिया है। हालांकि उसके शब्दों में शिकायत थी, लेकिन उसके स्वर में छिपा हुआ स्नेह साफ महसूस किया जा सकता था। जियो जियो अब 8 स्टार डाउसेंग बन चुकी थी। उसकी शक्ति यूनर और काइलिन दोनों से भी एक स्तर ऊपर थी। ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट में वह अब लगभग स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी, लेकिन उसकी शक्ति का एक रहस्य भी था। वह डाउडी ब्लड लाइन की शक्ति पर आधारित थी। इस ब्लड लाइन के अपने फायदे भी थे और खतरे भी। दो सम्राटों के युद्ध के बाद जियोयान अपने परिवार के साथ वुटान सिटी लौट आया था, लेकिन याओ लाओ ने जियो को अपने साथ स्टार फॉल पवेलियन में रखने का आग्रह किया। उनका कहना था कि वह उसकी नींव को और मजबूत बनाना चाहते हैं। जियोयान शुरू से अनिच्छुक था, लेकिन याओ लाओ वही गुरु थे जिन्होंने उसे जीवन में सब कुछ दिया था। उनकी इच्छा को वह कैसे ठुकरा सकता था? और फिर याओ लाओ का स्नेह जियो जियो के लिए उसके अपने शेष स्नेह से कम नहीं था। यूनर अचानक हंस पड़ी। मुझे तो आप में पिता बनने के कोई लक्षण नहीं दिखते। जियोयान उसकी बात समझ गया। वह वास्तव में उसका मजाक उड़ा रही थी। सच तो यह था कि जियो जियो का पालन पोषण लगभग पूरी तरह से काइलिन ने किया था। बाद में जब काइलिन एकांत साधना में चली गई और डेमन फ्लेन डोमेन में फंस गई, तब जियो जियो की देखभाल लिटिल फैली डॉक्टर और किंग लिन ने की। अगर सच कहा जाए तो जियोयान वास्तव में एक बेहद अयोग्य पिता था। काफी देर की चुप्पी के बाद जियोयान ने धीरे से कहा, यूनर, मुझे कुछ समय के लिए तुमसे दूर जाना पड़ेगा।
उसकी आंखों में अस्पष्ट अनिच्छा झलक रही थी। यूनर का हाथ हल्का कांप गया। कुछ पल बाद उसे बात समझ में आने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ब्रदर जियोयान उन्हें छोड़ नहीं सकते तो उन्हें जियो क्लैन में ले आइए। सिस्टर काइलिन और मैं उन्हें स्वीकार कर लेंगे। जियोयान कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हल्के से उसकी परेशानी पर उंगली से टपकी मारी। छोटी लड़की, तुम मुझे क्या समझती हो, कोई लंपट? यूनर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या ब्रदर जियोयान लंपट नहीं है? लंपट नहीं है। जियोयान ने उसे और कसकर गले लगा लिया। इस जीवन में तुम्हारा और काइलिन का होना ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं मानता हूँ कि मैं ठरकी हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे और कालिन के लिए। फिर उसने गहरी सांस ली। असल बात यह है कि शायद मुझे डुई कुई कॉन्टिनेंट छोड़ना पड़े। उसने आसमान की ओर देखा। डुई कुई कॉन्टिनेंट के सभी डाउडी एक एक करके गायब हो गए। यह असंभव है कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया हो। मुझे लगता है कि वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उसने यूनर को कसकर पकड़ा। और मुझे लगता है कि जल्द ही मुझे भी जाना होगा। यूनर कुछ नहीं बोली। वह बस उसे कसकर पकड़े रही। उसे पता था यह विदाई की शुरुआत है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जियो क्लैन की हवेली में एक एक करके दीपक बुझते गए, लेकिन एक कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। उस कमरे में एक महिला खड़ी थी। उसने बैंगनी रंग का भव्य वस्त्र पहन रखा था। उसका शरीर पूर्ण और आकर्षक आकर्षक तक मानो पके हुए आड़ू की तरह भरा हुआ हो। उसकी आंखें मोहक थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि कालीन पूर्व मेडुसा क्वीन थी। वह मेज पर रखे दस्तावेज पढ़ रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि 5 स्टार डाउसिंग स्तर की कालीन भी उसे महसूस नहीं कर सकी। अगर थक गई हो तो आराम कर लो, जियो यान की आवाज धीरे से गूंजी। काइलिन ने बिना मुड़े कहा, अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। अब सारा काम मुझ पर छोड़कर तुम यूनर के साथ घूम रहे थे, तब कहाँ थे? जब सारा काम तुम मुझ पर छोड़कर तुम यूनर के साथ घूम रहे थे, तब कहाँ थे? जियान चुप हो गया, क्योंकि वह सच बोल रही थी। वह धीरे से उसके पीछे आया और उसकी कमर को गले लगाया और फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, तुमने बहुत मेहनत की है। कालिन का दिल पिघल गया, लेकिन तभी जियान ने धीरे से कहा, शायद मुझे ड्यूटी कंटिन्यू छोड़ना पड़े। कमरे का वातावरण तुरंत बदल गया। कालिन ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। उस क्षण वह फिर से वही पुरानी निर्दयी मेडुसा क्वीन बन गई थी। तुम फिर जा रहे हो? उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने मुझे पहले ही 10 साल इंतजार करवाया, अब फिर जा रहे हो? उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन जियोयान जानता था यह निर्णय बदल नहीं सकता। डुई क्यू कॉन्टिनेंट में डाउडी हमेशा नहीं रह सकता। अगले दिन स्टार फॉल पेविलियन में जियोयान अपने गुरु याओ लाओ के सामने घुटने के बल बैठ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, गुरुजी, आपकी आपकी कृपा मुझ पर पहाड़ से भी भारी है, लेकिन अब मुझे डुक्यू कॉन्टिनेंट छोड़ना होगा। याओ लाओ चुप रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, बाहर की दुनिया डुक्यू कॉन्टिनेंट से अलग है, धैर्य रखना सीखना। जियोयान ने सिर झुका लिया। झोंगझोउ, सुंगडिंग माउंटेन, सुआंगडी माउंटेन। आकाश में अचानक एक विशाल लाइट पिलर प्रकट हुआ। उससे एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। एम्पर सोर्स एनर्जी। गु युआन और अन्य शक्तिशाली लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। जियो यान ने उस ऊर्जा को एकत्रित किया और उसे यूनर को दे दिया। इससे तुम भी डाउडी बन सकती हो। फिर उसने चारों ओर देखा, काइलिन कहाँ है? यूनर ने धीरे से कहा, वह आपकी विदाई नहीं देखना चाहती थी। जियो यान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। वह लाइट पिलर की ओर बढ़ा। तभी, 1 मिनट रुको, एक परिचित आवाज गूंजी। काइलिन वहां खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। अगर तुमने बाहर किसी औरत को छुआ, उसने उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें खुद अपाहिज कर दूंगा। जियोयान हंस पड़ा। और तीसरी बात, काइलिन ने कहा, जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी तब बताऊंगी। जियोयान मुस्कुराया, फिर वह लाइट पिलर में प्रवेश कर गया। पीछे से हजारों आवाजें गूंज उठी। अलायंस लीडर को सम्मानपूर्वक विदाई, यान एम्परर को सादर विदाई। लेकिन उस अज्ञात दुनिया में क्या छिपा है? और यान एम्परर जियोयान को आगे किन अद्भुत अनुभवों का सामना करना पड़ेगा? तो हमें उस दुनिया का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही जियोयान उस रहस्यमय लाइट पिलर के भीतर प्रवेश किया, उसने तुरंत अपनी सोल पावर को सक्रिय कर दिया। उसकी आत्मिक शक्ति चुपचाप चारों ओर फैल गई और उसने अपने आसपास के वातावरण को परखना शुरू किया। अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य उभर आया। हालांकि उसकी एम्परर लेवल सोल पावर बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी
वह इस स्तंभ के भीतर सिर्फ 100 मीटर के दायरे तक ही फैल पा रही थी। यह उसके लिए अविश्वसनीय था। वह अच्छी तरह जानता था कि ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट पर उसकी सोल पावर इतनी विशाल थी कि वह आराम से आधे महाद्वीप तक की गतिविधियां महसूस कर सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ 100 मीटर। उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, यह संसार साधारण नहीं है। यह जगह शायद ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट से कई स्तर ऊपर की दुनिया थी। जियोयान ने तुरंत अपने मन को शांत किया और खुद को याद दिलाया, उसे यहाँ बेहद सावधान रहना होगा। वह इस अज्ञात दुनिया में केवल अपने लिए नहीं आया था, उसके पीछे यूनर और काइलिन थी। एक दिन वे भी यहाँ आएंगी और उससे पहले उसे इतना शक्तिशाली बनना होगा कि वह उनकी रक्षा कर सके। यह विचार आते ही उसके भीतर की युद्ध भावना फिर से प्रज्वलित हो उठी। अनंत मार्ग लाइट पिलर के भीतर का मार्ग अंतहीन प्रतीत हो रहा था। चारों ओर विचित्र ऊर्जा प्रवाह थे। कभी अचानक बिजली की चमक दिखाई देती, कभी आकाशीय ऊर्जा के भयंकर विस्फोट। जियान ने तुरंत अपने शरीर को ड्यूक्यू के परत से घेर लिया। बिजली की शक्ति उसके लिए विशेष रूप से खतरनाक नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही डाउडी स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन यदि यहाँ गुयुआन या झुकुन जैसे पीक डाउसेंग भी होते तो ऐसी बिजली का एक प्रहार उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। इस मार्ग के भीतर समय का कोई बोध नहीं था। जियोयान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कितनी देर से यहाँ उड़ रहा था। शायद कुछ पल, या शायद कई घंटे, या फिर शायद कई दिन। पहली झलक जब उसकी धैर्य सीमा टूटने लगी, तभी अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश चमका। जियोयान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक अपरिचित शहर फैला हुआ था। अज्ञात नगर शहर विशाल था। इस इतना विशाल कि उसकी सीमा दूर क्षितिज तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी। वहां हर प्रकार की इमारतें थी। कुछ इमारतें अत्यंत भव्य और ऊंची थी, शानदार महलों की तरह चमकती हुई, जबकि कुछ इमारतें छोटी, तंग और जर्जर थी। स्पष्ट रूप से यह शहर दो भागों में विभाजित था। शहर का केंद्र, जहां आलीशान इमारतें थी, और बाहरी क्षेत्र, जहां साधारण और बदसूरत मकान बिखरे हुए थे। लेकिन जो चीज जियोयान को सबसे अधिक चौंका रही थी, वह थी यहाँ की ऊर्जा। यहाँ की हवा में एम्परर फोर्स एनर्जी इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि जियोयान कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट पर इसी ऊर्जा के लिए अनगिनत युद्ध हुए थे, लेकिन यहाँ यह ऊर्जा हवा की तरह बह रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसके मन में तुरंत एक निष्कर्ष स्पष्ट हो गया। यह एक उच्च स्तर का महाद्वीप है और उसके सामने ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट बहुत छोटा और बेहतरीन प्रतीत हो रहा था। तुम तो वही हो जो ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट से आया है। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी। जियोयान ने तुरंत मुड़कर देखा और उसके सामने एक सैनिक खड़ा था। उसने चमकदार कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक लंबा भाला था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जियोयान को उसके आने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था। हाँ, मैं ही हूँ, जियोयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। सैनिक ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी पुस्तिका के पन्ने पलटे। ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट से इस बार केवल एक ही व्यक्ति आया है। उसने ऊपर देखा और कहा, जियो क्लैन का जियोयान। तुम्हारा नाम जियोयान ही है, सही? जियोयान ने सिर हिलाया। हाँ। सैनिक ने पुस्तक बंद कर दी। ठीक है, मेरे साथ चलो। फिर वह मुड़ गया। तुम आखिरी व्यक्ति हो, इसलिए जियो क्लैन के बाकी लोग पहले से ही वहां पहुंच चुके होंगे। यह सुनकर जियोयान का दिल अचानक उत्साह से भर उठा। जियो क्लैन? क्या इस दुनिया में भी जियो क्लैन मौजूद था? इस अजनबी संसार में अपने ही कबीले के लोगों से मिलना, यह विचार ही उसके भीतर आशा जगा रहा था। हालांकि उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसने समझदारी से सैनिक से कुछ नहीं पूछा। वह जानता था जवाब जल्द ही मिल जाएगा। जी इन सिटी शहर की गलियों से गुजरते हुए जियोयान ने कई सैनिकों को देखा, लेकिन जल्द ही उसने एक और बात महसूस की। यहाँ लगभग हर व्यक्ति की शक्ति डाउडे से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यह जगह सच में डाउडी का जमावड़ा स्थल है? तभी सैनिक ने कहा, इस शहर का नाम जियान सिटी है। यह निचले लोग या मतलब लोअर वर्ल्ड से आने वाले डाउडी का पहला पड़ाव है। यहाँ शहर के बाहर लड़ाई करना मना है। फिर उसने जियोयान की ओर देखा, लेकिन विभिन्न क्लैन आउटपोस्ट में नियम अलग होते हैं। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। जब तुम जियो क्लैन की चौकी में प्रवेश करो तो सावधान रहना, कोई तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। जियोयान चौंक गया। वह यहाँ किसी को भी नहीं जानता था, तो फिर उसे परेशानी क्यों दी जाएगी? लेकिन सैनिक ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
कुछ देर बाद सैनिक एक छोटे से आंगन के सामने रुक गया। मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, उसने कहा। आगे तुम खुद जाओ। और फिर वह तुरंत मुड़कर चला गया। जियोयान कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। फिर वह दरवाजे तक पहुंचा। अपने कबीले के प्रति सम्मान के कारण उसने अपनी सोल पावर का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अंदर से उसे जोरदार हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आवाज आंगन में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार के बाद उसने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। फिर भी कोई जवाब नहीं। जियोयान ने भौहें सिकोड़ ली। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अंदर लोग मौजूद है और यह सब जानबूझकर किया जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और तीसरी बार दस्तक दी, और इस बार उसने अपनी पूरी ईमानदारी दिखा दी। अगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता तो वह सीधे अंदर घुसने वाला था। अचानक तभी अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद नहीं है, धक्का देकर अंदर आ जाओ। जियोयान ने राहत की सांस ली। उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सैकड़ों सैकड़ों ड्यूकुई एरोज बिजली की तरह उसकी ओर टूट पड़े। जियोयान के चेहरे पर हल्का आश्चर्य उभरा, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में इटर्नल रूलर प्रकट हुआ। एक ही बार में उसने सभी तीरों को चकनाचूर कर दिया। एक भी तीर उसके शरीर को छू नहीं पाया। अब वह पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। सैनिकों ने भले ही कहा था कि ये जियो क्लैन के लोग हैं, लेकिन जियोयान अभी तक उनसे किसी प्रकार का वंश संबंध नहीं पहचान पाया था, इसलिए वह अब लापरवाही करने वाला नहीं था। उसकी एम्परर लेवल सोल पावर तुरंत चारों ओर फैल गई। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ उसकी शक्ति अभी भी सीमित है। अंततः उसे आवाज का स्रोत मिल गया। आंगन के भीतर एक खुला मैदान था। वहाँ कई सजे धजे लोग खड़े थे, और सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने जियोयान की ओर देखा। तो तुम जियोयान हो, उसने शांत स्वर में कहा। तुम सही समय पर आए हो। यहाँ एक मुकाबला चल रहा है, इसे ध्यान से देखो। जियोयान उनके पास पहुंचा। तभी उसने देखा 4 लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर घावों से भरे हुए थे, और तभी भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे आया। उसने शानदार वस्त्र पहन रखे थे, और उसने गर्व से घोषणा की, तियांगलिंग कॉन्टिनेंट जियोयाओ। भीड़ के दूसरी ओर से एक और व्यक्ति आगे आया। उसने भूरे वस्त्र पहन रखे थे। उसका चेहरा गंभीर था। कांगबई कॉन्टिनेंट हुआंगलिंग। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर प्रबल युद्ध भावना स्पष्ट थी। जियोयान यह दृश्य देखकर चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, इस नए संसार में असली प्रतिभाएं कितनी शक्तिशाली हैं, और वह इस लड़ाई से यह जानने वाला था। विशाल मैदान के ठीक बीचों बीच हुआंगलिंग ने धीरे धीरे अपना हथियार बाहर निकाला। वह एक लंबा और भारी स्पीयर था, जिसकी नोक के आसपास हल्की हल्की ठंडर लाइटनिंग कड़कती हुई चमक रही थी। जैसे ही उसने उस भाले को मजबूती से पकड़ा, उसकी स्पिरिचुअल पावर अचानक फैल गई। उसके शरीर के भीतर संचित स्थिर बैटल पावर धीरे धीरे उस स्पीयर में समाहित होने लगी। कुछ ही क्षणों में उस स्पीयर के चारों ओर घूमती हुई बिजली और भी तीव्र हो गई, मानो वह कोई साधारण स्पीयर नहीं बल्कि आसमान की बिजली का ही एक हिस्सा हो। यह दृश्य देखकर मैदान के किनारे बैठे कई सैनिक उत्साह से झूम उठे। हुआंगलिंग ने सचमुच अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया था। उसकी बैटल पावर कंट्रोल बेहद सटीक थी, और उसके भीतर वर्षों का समृद्ध बैटल एक्सपीरियंस साफ दिखाई दे रहा था। जिस सहजता से वह अपनी शक्ति को स्पीयर में प्रवाहित कर रहा था, उस पे स्पष्ट था कि वह युद्ध का अनुभवी योद्धा था। इसके ठीक विपरीत दूसरी ओर खड़ा जियोयाओ पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई तनाव था, ना कोई जल्दबाजी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अभी तक अपना हथियार भी नहीं निकाला था। वह बस वहीं खड़ा था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रतिद्वंदी कितनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। उसका यह शांत और लापरवाह व्यवहार स्पष्ट रूप से यह दर्शा रहा था कि वह इस लड़ाई को गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। भीड़ के बीच खड़े जियोयान भी इस पूरे दृश्य को ध्यान से देख रहा था। जब उन्होंने हुआंगलिंग को आगे बढ़ते देखा, तो उनके चेहरे पर हल्की सी प्रशंसा की झलक उभरी। स्पष्ट था कि हुआंगलिंग साधारण योद्धा नहीं था। लेकिन जल्द ही जियोयान की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि हुआंगलिंग की सोल पावर केवल हेवन रियल गेट परफेक्शन तक ही पहुंची थी। वह अभी तक एम्परर रियलम तक नहीं पहुंची थी। हालांकि जियोयान की अपनी सोल पावर एम्परर रियलम तक पहुंच चुकी थी, फिर भी जेनेसिस कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने के बाद उन्हें कई तरह की सीमाओं का सामना करना पड़ रहा था।
इस विशाल और रहस्यमय महाद्वीप में उनकी शक्ति पहले जैसी सर्वशक्तिमान नहीं रह गई थी। लेकिन जब जियोयान की नजर जियो याओ पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभर आई। उन्होंने कई बार अपनी सोल प्रतिस्थापन से जियो याओ की शक्ति को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। उनकी सोल सेंस मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आती थी। यह स्थिति केवल एक ही बात का संकेत दे रही थी, जियो याओ की शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। जियो यान ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। वास्तव में यह दुनिया हमेशा से ही ऐसी रही थी। भले ही सभी लोग लोअर रिलम से एसेंडेंट हुए डाउडी ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी शक्तियों के बीच अंतर आसमान और जमीन जैसा हो सकता था। इसी बीच हुआंग लिंग ने अपने प्रतिनिधि को इस लापरवाह रवैये को देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह इससे जरा भी नाराज नहीं हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर जोर से मारा। धड़ाम, धरती हल्की सी कांप उठी। अगले ही पल हुआंग लिन बिजली की गति से आगे बढ़ा और सीधे जियो याओ की ओर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा चीरती हुई आवाज पैदा करने लगी। भीड़ के बीच खड़े जियो यान ने यह दृश्य देखा और मन ही मन यह सोचा कि यह गति बुरी नहीं थी, लेकिन उसी समय पास खड़े लेकिन उसी समय पास खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। स्पष्ट था कि उसकी नजर में हुआंग लिन का यह मामला बिल्कुल प्रभावशाली नहीं था। और फिर जैसे ही हुआंग लिन का थंडर पावर से भरा स्पीयर अटैक जियो याओ तक पहुंचा, जियो याओ अचानक गायब हो गया। वह सचमुच बिना किसी निशान के हवा में विलीन हो गया था। हुआंग लिन का शक्तिशाली हमला खाली हवा में चला गया। चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह किसी लक्ष्य को छू ना सके तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। हुआंग लिन तुरंत रुक गया। उसने तुरंत अपनी नजरें पूरे अखाड़े में दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी जियो याओ दिखाई नहीं दिया। उसकी स्पिरिचुअल पावर स्कैन भी पूरी तरह असफल हो गई। धीरे धीरे उसके माथे पर पसीना उभरने लगा। वह इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि उसका प्रतिनिधि डर कर भाग गया है। अब केवल एक ही संभावना बची थी। जियो याओ के पास कोई इनविजिबिलिटी टेक्निक थी। हुआंग लिंग के मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपने विकल्पों के बारे में सोचना शुरू किया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, वह कोई वाइड एरिया अटैक टेक्निक इस्तेमाल करे, पूरे मैदान को ऊर्जा से भर दे ताकि उसका प्रतिनिधि छिपा ना रह सके। दूसरा, वो अपनी शक्ति को पूरी तरह डिफेंसिव मोड में केंद्रित कर ले। पहला तरीका बहुत आक्रामक था, लेकिन उसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती, जबकि दूसरा तरीका अपेक्षाकृत सुरक्षित था और ऊर्जा की बचत भी करता था। काफी सोचने के बाद हुआंग लिंग ने दूसरा विकल्प चुना। वह पूरी तरह सतर्क होकर खड़ा हो गया। उसी समय अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। देहाती तो आखिर देहाती ही होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली श्रेष्ठता क्या होती है। आज के बाद तुम जियो क्लैन के लिए काम करोगे। आवाज सुनते ही हुआंग लिंग का चेहरा अचानक बदल गया। वह तुरंत चिल्लाया, थंडर सील। अगले ही क्षण उसके पीछे बिजली से बनी एक विशाल थंडर सील प्रकट हो गई। लेकिन उसी पर जियो याओ का हमला आ गया। उसका हमला देखने में बेहद शांत था, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति अजय थी। जैसे ही वह हमला थंडर सील्ड से टकराया, धड़ाम, पूरा ढाल तुरंत टूटकर असंख्य प्रकाश कणों में बदल गया। जब चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी, भीड़ ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जियो याओ ठीक हुआंग लिंग के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी डैगर थी जो गहराई तक हुआंग लिंग की बाएं कंधे पर धसी हुई थी। कुछ क्षण बाद जियो आओ ने यह डैगर धीरे धीरे बाहर निकाल ली। हुआंग लिंग ने दर्द से कराहते हुए अपना कंधा पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अविश्वास से जियो आओ को घूर रहा था। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांग बाई कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक ही बार में हार गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। तो दोस्तों, यही है वो नावल जिसमें 1760 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अभी राइटर पता नहीं इसको अपडेट करेगा कि नहीं ना।
और जो 800 जो नॉवेल में 800 कितने कुछ चैप्टर है ना, उसमें तो यार अभी तो मेरे को, अभी मैं उसका कितना 5-6 चैप्टर पढ़ा हूँ ना अभी उसको, अभी मेरे को नॉवेल ठीक ही लग रही है यार। अभी देखूंगा, अभी थोड़ा उसको 20-30 चैप्टर पढ़ लूँ ना, उसके बाद तो आप लोगों को बताऊंगा कैसा है वो, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।